हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑन माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम हमारे एक स्टूडेंट का डाउट क्लियर करेंगे। इस स्टूडेंट ने अपना जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछा है। अब इस स्टूडेंट को क्लास 11th के एक टॉपिक में डाउट है। क्लास 11th के वेव्स चैप्टर में एक टॉपिक आता है बीट्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बीट्स उसको समझ में नहीं आ रहा है कि बीट्स कैसे फॉर्म होते हैं, बीट्स क्या होता है और बीट्स के ऊपर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने चाहिए। तो आज मैं पूरी कोशिश करूँगा बीट्स समझाने की उस स्टूडेंट को। तो बाकी स्टूडेंट भी इसके साथ देख सकते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ बीट्स। ठीक है, अब बीट्स क्या होता है, अगर एकदम शॉर्ट में इंट्रोडक्शन अगर मैं इसका दूँ तो बीट्स जो है ना वो एक्चुअली दो वेव्स के इंटरफेरेंस से बनता है। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। ठीक है, जब दो वेव आपस में इंटरफेयर करती है तो उससे बीट्स बनता है। थोड़ा अगर मैं एक्स्ट्रा बताऊं तो जो स्टेशनरी वेव टॉपिक है, स्टेशनरी वेव भी दो वेव्स के इंटरफेरेंस से ही बनती है और दो वेव्स के इंटरफेरेंस से बीट्स भी बनता है। मतलब जब दो वेव इंटरफेयर करती हैं उसी से स्टेशनरी वेव, जिसको आप स्टैंडिंग वेव्स कहते हो, वो भी बनती है और दो वेव्स के इंटरफेरेंस से बीट्स भी बन सकता है। तो बीट्स और स्टैंडिंग वेव्स दोनों इंटरफेरेंस की ही रिजल्ट है, दो वेव्स के इंटरफेरेंस से बनती है। स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना लिया है, आप देख सकते हो। आज हम लोग बीट्स को डिस्कस करेंगे। सो चलिए बीट्स को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैंने बोला ये दो वेव्स के इंटरफेरेंस से बनता है, बराबर। तो सपोज ये एक वेव आ रही है और ये दूसरी वेव सेम डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रही है सपोज, और यहाँ पे आके मिली। इन दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, स्पीड भी इन दोनों वेव्स की सपोज सेम है। ठीक है, वेवलेंथ भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है। लेट्स से पहली वेव जो है उसकी फ्रीक्वेंसी n1 है, दूसरी वेव की फ्रीक्वेंसी n2 है। फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होनी चाहिए, तब ऐसी दो वेव्स के मिक्सिंग से, ऐसी दो वेव्स की इंटरफेरेंस से बीट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो बीट्स दो वेव्स के इंटरफेरेंस से बनते हैं जिनमें स्लाइट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे बीट्स को अगर हम लोग डिफाइन करें तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं दैट व्हेन टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स, आइडेंटिकल मतलब अगर एक वेव ट्रांसवर्स है तो दूसरी भी ट्रांसवर्स ही होनी चाहिए। ओके, और अगर एक लॉन्जिट्यूडनल है तो दूसरी भी लॉन्जिट्यूडनल होनी चाहिए। तो व्हेन टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, स्पीड बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, लेट्स से n1 एंड n2 इंटरफेयर विथ ईच अदर, देन बीट्स आर फॉर्म्ड। क्लियर। अब बीट्स लेकिन होता क्या है एक्चुअली, किसी भी पॉइंट पे अगर आप कोई एक पॉइंट आप ले लो मीडियम में, उस पॉइंट पे सपोज दोनों वेव्स आके इंटरफेयर कर रही हैं, तो उस पॉइंट पे होता क्या है कि पीरियडिकली आपको एक मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा। अगर साउंड वेव से इंटरफेरेंस हो रहा है तो एक मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा, फिर उसी जगह पे कुछ देर के बाद मिनिमम साउंड आपको सुनाई देगा या ज़ीरो साउंड। उसी एक पॉइंट पे मैक्सिमा ऑफ साउंड आएगा, फिर कुछ देर बाद उसी पॉइंट पे साउंड का मिनिमा आएगा। एक मैक्सिमा और एक मिनिमा को मिला के वन बीट कहा जाता है। वन बीट कंसिस्ट ऑफ वन मैक्सिमा एंड वन मिनिमा। एक ही पॉइंट पे होगा। मतलब देखिए सपोज ये यहाँ पे मेरी फिंगर को देखिए, यहाँ पे सपोज एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे ही आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही पॉइंट पे साउंड जो है वो लाउड हो जाएगा और फिर उसी जगह पे साउंड बहुत मिनिमम या ज़ीरो हो जाएगा। तो ये लाइक वेरिएशन ऑफ साउंड होगा लेकिन एक ही पॉइंट पे। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड बीट्स। अब हम लोग देखेंगे बीट्स बनती क्यों हैं, कैसे बनती है, वो सब देखेंगे। देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि बीट्स दो वेव्स के इंटरफेरेंस से बनता है। तो सपोज जो पहली वेव है, फर्स्ट वेव, उसकी मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। द डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय द फर्स्ट वेव इज लेट्स से y1 एट एनी पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय a साइन ऑफ ω1t माइनस kx। आपको मालूम है ये प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है, तो इट्स इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। सेम पॉइंट पे सपोज एक दूसरी वेव भी आ रही है, द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द सेकेंड वेव इज a साइन ω2t माइनस kx। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों वेव्स का जो मैंने a सेम लिया है, मतलब एम्पलीट्यूड सेम। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस है, इसलिए मैंने ω1 और ω2 लिया है। ω1 जो होता है जिसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इट विल बी 2π n1
फिलहाल हम लोग ओमेगा ही लिखेंगे, लेकिन 2π(n1) इज एक्चुअली ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को लिख सकते हैं 2π(n2). गेटिंग 2π(n2). सो फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग है, इसलिए दोनों का ओमेगा मैंने अलग लिखा है। अब देखिए ये दोनों वेव्स सपोज एक ही पॉइंट पर आ गई, ओके, तो ये दोनों वेव्स आपस में मिक्सअप हो जाएंगी और जो नेट डिस्प्लेसमेंट बनेगा उस पॉइंट पे जो नेट डिस्टर्बेंस बनेगा, y इज अ डिस्टर्बेंस, तो नेट डिस्टर्बेंस एट दैट पॉइंट विल बी द वेक्टर सम ऑफ y1 एंड y2, राइट। इट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन y1 + y2 विल बी इक्वल टू y। सो y1 + y2 मुझे करना है, इन दोनों, ये y1 है और ये y2 है, इन दोनों को प्लस करना है। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आई थिंक a कॉमन आ जाएगा, राइट। चलिए a कॉमन ले लेते हैं। a कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या आएगा, sin ω1t - kx प्लस sin ω2t - kx, ठीक है। साथ साथ में आप नोट करते जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप जब अपने अपने हाथ से लिखोगे ना तो ज़्यादा वो ब्रेन में जाता है, हाथ से लिखने पे वो ब्रेन के अंदर जाता है, ठीक है। तो बच्चों का एक हैबिट होती है, लिखते नहीं हैं वो, तो देखते रहते हैं वीडियो, जैसे मूवी चल रही है, मूवी की तरह मत लो, अपने साथ लिखोगे, इफ पॉसिबल लिखते जाओ तो आपके दिमाग में ये चीज़ें जाएंगी, ठीक है। अब ये है साइन प्लस साइन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आपको, आई एम श्योर आपका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है, लेकिन अगर किसी को ऐसा डाउट है तो ये साइन प्लस साइन है ना, यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी जैसा ये फॉर्मूला है। साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, 2 sin cos, ठीक है, साइन ऑफ a + b/2 और cos ऑफ a - b/2। ये ट्रिग्नोमेट्री की जो फॉर्मूला है ये मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो साइन a + साइन b की फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इज लाइक साइन a + साइन b, तो इट इज सेम एज 2 sin cos। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे, ω1t + ω2t, इट विल बिकम ω1 + ω2t/2, और -kx और -kx को भी प्लस करेंगे, इट बिकम -2kx, ओके, /2। ये बस a + b/2 करो तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, a - b/2, इसमें से ये माइनस करेंगे, जब आप माइनस करोगे तो इट विल कम ω1 - ω2 t/2, और kx और kx तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर। तो ये आ रही है इक्वेशन, बराबर, क्लियर, देख लो ध्यान से। अब इसी इक्वेशन को मैं आगे फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या इक्वेशन आ रही है, नेट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट वेयर दे आर इंटरफेयरिंग, इट्स 2a sin ऑफ ω1 + ω2/2 t -kx, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, kx आएगा, cos ऑफ ω1 - ω2/2 t, ये इक्वेशन आ रही है, बराबर। अब इसमें हम क्या करेंगे, सपोज जो 2a है और ये जो cos है, दिख रहा है ये टर्म 2a और ये जो cos का टर्म है, इन सब को टर्म्स को मिला के मैं r लिख देता हूँ, सपोज r क्या है, क्यों लिखा है वो देख लेंगे हम लोग आगे। तो 2a और cos वाले टर्म को मिला के हम r लिख देते हैं। अब यहाँ पे आ जाए साइन वाले टर्म पे, साइन, अभी देखिए ω1 + ω2/2 है, मतलब ये एवरेज ओमेगा हो गया ना, इट्स लाइक एवरेज ऑफ ω1 एंड ω2, एवरेज ω t - kx, ये इक्वेशन फॉर्म हो रही है, बराबर। अब आप देखोगे तो ये भी प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन ही है। तो इसका मतलब है कि जब दोनों वेव्स इंटरफेयर करेंगी तो भी क्या होगा, तो भी हर पॉइंट पे प्रोग्रेसिव वेव जैसा ही प्रोड्यूस होगा डिस्टर्बेंस, तो मतलब हर पॉइंट पे जैसा डिस्टर्बेंस बन रहा है वैसे ही बनेगा। तो मतलब दो वेव्स के इंटरफेरेंस से भी उस पॉइंट पे डिस्टर्बेंस ही प्रोड्यूस होगा, सेम एज द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस बाय एनी वेव। सो ये इक्वेशन ऑफ वेव ही है, लेकिन इसमें आप ध्यान से देखो तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ विथ इक्वेशन ऑफ अ वेव, तो आर किसका रोल प्ले कर रहा है, आर इज लाइक अ एम्पलीट्यूड ना। सो आई कैन से आर इज अ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ओके, ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। जब दोनों वेव्स इंटरफेयर करती हैं तो किसी भी पॉइंट पे जहाँ पे वो इंटरफेयर कर रही हैं वहाँ पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, जो वेव का एम्पलीट्यूड बना वो आर है, बराबर। तो आर किसकी जगह आपने लिखा था, 2a और एक कॉस टर्म की जगह, ठीक है। तो अभी आर को थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेट्स डिस्कस द आर नाउ। आर क्या है, आर इज लाइक अ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। वापस समझा देता हूँ मैं,
जब दोनों वेव्स आपस में मिली थी तो एक पॉइंट पे दोनों वेव ने इंटरफेयर किया, तो जिस पॉइंट पे दोनों ने वेव ने इंटरफेयर किया उस पॉइंट पे जो पार्टिकल है वो उसका डिस्टर्बेंस सेम जैस वेव जैसा रहेगा। जब वेव आती है तब जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है वैसा डिस्टर्बेंस ही है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड जो होगा डिस्टर्बेंस का एम्पलीट्यूड दैट इज आर। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्ट मिक्सचर ऑफ टू वेव्स इज आर, और कितना था आर, 2a cos ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 इंटू टी। अब आप देखोगे तो ये जो एम्पलीट्यूड है इट्स अ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड देखा टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इट्स अ फंक्शन ऑफ टी। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, सो अब सपोज ऐसा होगा कुछ पर्टिकुलर टाइम पे ये जो एम्पलीट्यूड है आर वो ज़ीरो भी हो सकता है। जब एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो गया मतलब नो एम्पलीट्यूड, तो आपको साउंड, लेट्स से हम लोग साउंड वेव्स की बात कर रहे हैं, तो साउंड वेव का अगर एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो गया तो आपको कोई साउंड सुनाई नहीं देगा, मतलब इट विल बी लाइक अ मिनिमा ऑफ अ साउंड। तो मिनिमा कब आएगी, मतलब कंडीशन फॉर मिनिमा जब आर ज़ीरो होता है। और कुछ पर्टिकुलर टाइम पे टी की कुछ हम लोग ऐसी वैल्यूज़ ले सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर टाइम पे, कुछ टाइम हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जिस टाइम पे ये जो कॉस का टर्म है ना, लेट्स से कॉस का टर्म 1 हो गया, कुछ पर्टिकुलर टाइम पे ये कॉस का टर्म 1 हो जाएगा। थिंक अगर ये कॉस का टर्म जो है वो 1 हो गया, 1 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू दैट कॉस कैन टेक, 1 हो गया तो आर विल कितना आएगा, 2a। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर कैन बी 2a। तो आर एम्पलीट्यूड है, अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया दैट इज़ 2a, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमा ऑफ साउंड। तो मैंने आपको बताया था जो बीट्स बनता है एक मैक्सिमा एक मिनिमा आती है। तो मिनिमा वो होती है जब एम्पलीट्यूड बिकम जीरो एट अ पॉइंट, एंड व्हेन एम्पलीट्यूड बिकम मैक्सिमम एट अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड मैक्सिमा। अब हमको देखना है कि मिनिमा कब फॉर्म हो गया और मैक्सिमा कब फॉर्म होंगे। ओके, लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशन फॉर मिनिमा। तो जैसे मैंने आपको बताया मिनिमा वो होता है जब आर ज़ीरो हो जाता है। ये आर ज़ीरो कैसे बनेगा, ऑब्वियसली जब कॉस का ये जो कॉस टर्म है, जब ये कॉस टर्म ज़ीरो हो जाता है तब आर भी ज़ीरो हो जाएगा। अब कॉस टर्म ज़ीरो कब होता है, यू नो दैट कॉस ऑफ 90 डिग्री इज़ ज़ीरो, कॉस ऑफ 270 डिग्री इज़ ज़ीरो। तो कॉस 90 270 उस पर कॉस की वैल्यू ज़ीरो आती है, बराबर। तो ये जो अंदर की एंगल है ये वाली, ये कितनी होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए। तो आई कैन से कंडीशन फॉर मैक्सिमा इज दैट व्हेन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी, ये एंगल था। जब ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगी मतलब π/2, या 270 डिग्री 3π/2, या फिर 5π/2, तब रिमेंबर आपका आर ज़ीरो आएगा, मतलब मिनिमा ऑब्टेंड होगा। तो अब इसमें क्या करो, ये जो एंगल की वैल्यू है ये पहले सपोज π/2 बन गई, लेट्स से दिस वैल्यू ऑफ एंगल दिस बिकम इक्वल टू π/2, π/2 बन गया। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम पे ही होगी π/2, वो टाइम हम निकालेंगे। अब देखिए जो न्यूमरेटर है उसमें से आप 2π कॉमन ले लो, इट इज़ 2π n1 माइनस n2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी इज़ π/2। तो ये पाई हो रहा है कैंसिल, ये 2 और 2 कैंसिल, टी आप जस्ट फाइंड आउट करो, टी आपका आएगा 1/2 n1 माइनस n2। ये क्या है मालूम है, ये वो टाइम है जब पहला मिनिमा ऑकर होगा। इट इज़ अ टाइम व्हेन फर्स्ट मिनिमा ऑफ द साउंड और फर्स्ट मिनिमा ऑफ द वेव विल ऑकर। पहला मिनिमा यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब दूसरा मिनिमा कब आएगा, जब ये एंगल है ना ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 इंटू टी, जब ये एंगल 3π/2 बन जाएगी दैट इज़ 270 डिग्री। कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि दिस एंगल विल बिकम 3π/2, तब सेकेंड मिनिमा आएगा, ठीक है। तो इसमें भी आप ये 2 कैंसिल कर लो। अभी जो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2π n1 माइनस n2 टी 3π। तो इसमें से अब टी फाइंड आउट करो, टी इज़ कमिंग π कैंसिल 3/2 ऑफ n1 माइनस n2, बराबर, ठीक। तो ये वो टाइम है जब सेकेंड मिनिमा ऑकर होगा, और ये वो टाइम है जब फर्स्ट मिनिमा ऑकर होगा, ठीक है। तो अगर आपको फाइंड करना है कि टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव मिनिमा, 2 मिनिमास के बीच में कितना टाइम लगेगा, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव मिनिमास इफ़ यू वांट टू फाइंड, ठीक है।
तो कैसे होगा, आप ये टाइम में से अब ये टाइम सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपको आ जाएगा 3/2 n1 माइनस n2। रिमेंबर इस टाइम पे सेकेंड मिनिमा ऑकर हुआ है, -1/2 n1 माइनस n2, और इस टाइम पे फर्स्ट मिनिमा ऑकर हुआ था। तो डिफरेंस इन बिटवीन दिस टू विल गिव यू द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमास। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कर सकते हो, ये आएगा अल्टीमेटली। तो दिस इज अ टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमास। ठीक है, सिमिलरली हम लोग मैक्सिमा के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, वापस इस इक्वेशन पे आ जाओ। ठीक है, ठीक है, वापस इस इक्वेशन पे आ जाओ। मैक्सिमा कब ऑब्टेन होगा याद है, जब ये कॉस का टर्म 1 हो जाएगा, कॉस बिकम 1 into 2a, r will become maximum, that is 2a। तो मैक्सिमा तब ऑकर होगा जब ये टर्म 1 हो जाएगा। अब आपको मालूम है कॉस ऑफ 0 डिग्री अगर हम लेंगे तो 1 होता है वो, तो ये एंगल को 0 होना पड़ेगा, 0 या फिर 180 या फिर 360 लाइक दैट। तो cos 0, cos 180, cos 360, दिस थिंग्स विल डू। तो ये एंगल को 0 होना चाहिए फॉर दैट। ठीक है, सी what is the condition for maxima? मैक्सिमा की कंडीशन ये है कि जो r है उसको इतना होना चाहिए 2a, और कब होगा, जब मैंने एंगल आपको बताई ω1 माइनस ω2 t बाय दिस, ये एंगल होनी चाहिए 0 या फिर 180 दैट इज पाई, या फिर सीधा 360 2 पाई एंड सो ऑन। अब सबसे पहला मैक्सिमा कब आएगा, जब ये एंगल जो है ना ω1 माइनस ω2 बाई टी, दिस वन, ये 0 हो जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो t 0 आएगा। इसका मतलब t इक्वल 0 पे, दैट इज स्टार्टिंग में ही जब दो वे इंटरफेयर करेंगे, स्टार्टिंग में मैक्सिमा ऑकर होगा t इक्वल 0। नेक्स्ट मैक्सिमा कब ऑकर होगा, जब ये जो इक्वेशन है, जो ये एंगल है, इट बिकम इक्वल टू 180। ठीक है, अब ω1 माइनस ω2 का आप 2 पाई n1 माइनस n2 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 2, पाई गेट्स कैंसिल, टू गेट्स कैंसिल, टाइम इक्वल टू 1/n1 माइनस n2। तो ये वो टाइम है जहाँ पे सेकेंड मैक्सिमा ऑकर होगा, और ये वो टाइम है जब फर्स्ट मैक्सिमा ऑकर होगा। अब फिर से अगर मैं वही करूँ, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमास फाइंड करूँ, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमास फाइंड करूँ, तो कैसे मिलेगा, ये टाइम पे सेकंड मैक्सिमा ऑकर हुआ है और ये टाइम पे फर्स्ट मैक्सिमा ऑकर हुआ है। इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे मिल जाएगा दोनों मैक्सिमास के बीच का टाइम गैप। इसमें से आप 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, यही आएगा ना, बराबर। तो ये है टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमास। और अगर आपको याद है हमने पहले निकाला था टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमास, ये वाला। तो अब देखोगे तो सेम है, मतलब दो मैक्सिमा में जितना टाइम लगता है गैप, उतना ही दो मिनिमास के बीच में लगता है, बराबर। तो ये चीज़ जो आपको मैंने अभी समझाई, ये चीज़ मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। ये देखो, सपोज ये टाइम लाइन है, इट्स कॉल्ड टाइम लाइन। यहाँ पे t इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। t इक्वल टू 0 पे सपोज पहला मैक्सिमा ऑकर हुआ, कुछ टाइम के बाद, ठीक है, मिनिमा ऑकर होगा, फिर कुछ टाइम के बाद मैक्सिमा ऑकर होगा, फिर अल्टरनेटली मिनिमा मैक्सिमा ऑकर होंगे, लाइक दिस। ठीक है, अब ये देखिए दो मैक्सिमास के बीच में जो ये टाइम गैप है, इट्स अ टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा। हमने अभी इसको प्रूव किया कि वो इतना है टाइम इंटरवल। ठीक है, सिमिलरली हमने ये भी प्रूव किया कि दो मिनिमास के बीच में भी यही टाइम इंटरवल है, बराबर। दो मिनिमास के बीच में भी यही टाइम इंटरवल है, ये देखो। ओके, सो व्हाट्स द टाइम इंटरवल बिटवीन वन मिनिमा एंड वन मैक्सिमा, ये कितना हुआ, अब आप समझ सकते हो। ये पूरा टाइम इंटरवल है 1/n1 माइनस n2, तो ये हो गया हाफ ऑफ 1/n1 माइनस n2 ना। डायग्राम को समझने की कोशिश करो, ये सब मैंने टाइम्स ही लिखे हैं, ये सेकेंड्स, मैं सेकेंड लिख देता हूँ, मतलब वो समझ जाएंगे कि टाइम है एक्चुअली। तो इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो। अब देखिए, यहाँ से हम लोग एक चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, एक ये जो मैक्सिमा है ना, और उसके बाद आया एक मिनिमा, एक मैक्सिमा और एक मिनिमा मिला के एक बीट कहते हैं ना, दिस इज़ अ कम्प्लीटली बीट। तो बीट देखिए कितने टाइम में ख़त्म हुआ है, एक बीट इतने टाइम में ख़त्म हुआ है, 1/n1 माइनस n2। ओके, सो
टाइम पीरियड ऑफ द बीट। टाइम पीरियड ऑफ बीट मतलब टाइम टेकन बाय द बीट टू कंप्लीट इट। एक बीट कंप्लीट होने का जो टाइम है, इतने टाइम में देखिए एक बीट कंप्लीट होगा। जब एक मैक्सिमा कंप्लीट होगा और उसके बाद एक मिनिमा कंप्लीट होगा, अगला मैक्सिमा चालू होने वाला है अभी। तो ये जो पूरा टाइम है, दिस इज टाइम फॉर वन बीट। कितना? सो दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ द बीट इज 1/n1 - n2। ठीक है, बात को समझो। मैं इसको चलो आपको दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। n1 n2 जो है यहाँ पे, इट्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज टू प्रोग्रेसिव वेव्स। सब एग्जाम्पल लेते हैं कि n1 जो है वो 100 हर्ट्स है, एक वेव की फ्रीक्वेंसी 100 है और दूसरे वेव की फ्रीक्वेंसी लेट से 95 हर्ट्स है। दोनों में डिफरेंस कितना हुआ? 5 का हुआ। ये डिफरेंस 5 का है, तो मतलब ये कितना आएगा? 1/5 आएगा। मतलब टाइम पीरियड ऑफ द बीट इज 1/5। इसका मतलब 1/5 सेकेंड्स में एक बीट कंप्लीट होगा। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन बीट इज 1/n1 - n2। अब आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनीथिंग, फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 1 टाइम पीरियड, बराबर। सो अगर मैं ये देखिए टाइम पीरियड आपका जो बीट का था वो कितना था? 1/n1 - n2। ये टाइम पीरियड है। इफ यू टेक अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, 1 टाइम पीरियड, दैट बिकम फ्रीक्वेंसी। तो टेक रेसिप्रोकल ऑफ दिस टाइम पीरियड, इसका आप रेसिप्रोकल ले लो तो ये आएगा n1 - n2। तो मैंने टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ले लिया, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसको बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय द फॉर्मूला n1 - n2। क्या किया मैंने? ये जो टाइम पीरियड है इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज अ फ्रीक्वेंसी ना। तो बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बीट फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली द नंबर ऑफ बीट्स विच कम्स इन एवरी 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जितने बीट्स आएंगे ना, दैट इज बीट फ्रीक्वेंसी, और वो कितना है? n1 - n2 है। ठीक है, तो अगर इसको एग्जाम्पल से समझा दें तो यहाँ पर ये n1 - n2 कितना था? 5 हर्ट्स था। n1 - n2 5 हर्ट्स था। इसका मतलब है बीट फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्स है। तो इसका मतलब है कि एक सेकेंड में 5 बीट्स आएंगे। ओके, एक सेकेंड में जितने बीट्स आते हैं दैट इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। और कैसे मिलती है बीट फ्रीक्वेंसी? बाय टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ओके, तो थोड़ा इसको समझो। It is extremely useful and extremely simple formula. It's very important to know. So beat frequency, that is number of beats coming per second, that is n1 - n2। ठीक है, तो इसके साथ देखिए मैंने बीट्स का थियरी कंप्लीट कर लिया। थियरी इज ओवर। न्यूमेरिकल्स तो जैसे मैंने आपको बताया बीट्स पे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्या करूँगा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम बीट्स के ऊपर सॉल्व कर लेंगे टू मेक इट मोर क्लियर। लेट्स ट्राई वन स्मॉल न्यूमेरिकल ऑन द बीट्स। चलिए, ये एक न्यूमेरिकल है, तो ये काफ़ी टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है। आपको काफ़ी सारे बुक्स में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। देयर इज अ ट्यूनिंग फॉर्क पी। ट्यूनिंग फॉर्क को मालूम है क्या होता है? देखा होगा। ट्यूनिंग फॉर्क को जब आप डिस्टर्ब करते हो, जब उसको हिट करते हो किसी सरफेस पे, तो ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करता है, और ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेशन से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, साउंड वेव्स इन द मीडियम। तो ट्यूनिंग फॉर्क एक वेव्स का सोर्स है, इट कैन प्रोड्यूस वेव। ट्यूनिंग फॉर्क P गिव्स 5 बीट्स पर सेकेंड। 5 बीट्स इन 1 सेकेंड मीन्स बीट फ्रीक्वेंसी 5 है। एक सेकेंड में 5 बीट्स आ रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हुई ना। देन साउंडेड, इट इज देन साउंडेड विथ फॉर Q। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी 495 हर्ट्स। व्हेन फॉर्क P इज लोडेड विथ वैक्स, थोड़ा सा वैक्स जो मोम रहती है, मोम लगा दिया, वैक्स लगा दिया फॉर्क P के ऊपर, then the number of beats reduces to 3 per second. Find the frequency of fork P before waxing. ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैं समझा देता हूँ। डेटा आप देख लो एक बार क्या क्या डेटा है इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखिए थोड़ा समझते हैं पहले। थिंक ये ट्यूनिंग फॉर्क है, कुछ ऐसा दिखता है ट्यूनिंग फॉर्क। ये P है और ये Q ट्यूनिंग फॉर्क है। जब इन दोनों को हम लोग डिस्टर्ब करते हैं, मतलब इन दोनों को सपोज किसी सरफेस पे हिट किया तो ये डिस्टर्ब हो गए और साउंड प्रोड्यूस करेंगे। तो दोनों ट्यूनिंग फॉर्क को मैंने एक्साइट किया तो साउंड इससे बनेगा। ये दोनों साउंड वेव्स एक Q से आ रही है और एक P से आ रही है। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है। Q की फ्रीक्वेंसी है 495 हर्ट्स, लेट्स से P की फ्रीक्वेंसी N है। N इज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव रिलीज्ड बाय P फॉर्क। तो इस N को हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉर्क। जब मिलेंगी ना तो 5 बीट्स बन रही हैं एक सेकेंड में। ठीक है, तो आपको मालूम है इसमें हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n1 - n2।
ठीक है, तो बीट फ्रीक्वेंसी मैंने कितनी दी है, 5 दी है ना, बीट फ्रीक्वेंसी 5 है। N1 मतलब लेट्स से फ्रीक्वेंसी ऑफ P फॉर्क, N2 लेट्स से फ्रीक्वेंसी ऑफ Q फॉर्क 495, N माइनस 495 रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये मालूम नहीं है कि P की जो फ्रीक्वेंसी है वो 495 से ज़्यादा है कि 495 से कम है। देखिए ये फॉर्मूला में बता रही है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 रहेगा, N1 माइनस N2 डिफरेंस इज़ 5। लेकिन 495 बड़ा है कि N बड़ा है वो मुझे मालूम नहीं, तो इसलिए मुझे यहाँ पे प्लस माइनस 5 लिखना चाहिए। अगर N इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ P फॉर का, इफ़ N इज़ मोर देन 495 कोई बात नहीं, प्लस 5 आएगा। इफ़ N इज़ लेसर देन एक्चुअली 495 तो माइनस आएगा, इसलिए प्लस मैंने दोनों रखा करो। अभी माइनस 495 से शिफ्ट करो तो N कैन बी 495 प्लस एंड माइनस 5 बराबर, N निकालो इसमें से, 495 प्लस 5 मीन्स 500 हर्ट्स और 495 माइनस 5 दैट इज 490 हर्ट्स। तो ये जो N फॉर P फॉर्क है ना, P की फ्रीक्वेंसी आइदर 500 है और 490 है, इन दोनों में से एक है। अब इन दोनों में से कौन सी इसकी फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग फाइंड करेंगे जब हम आगे का पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है P को हमने वैक्स के साथ लोड किया है, इसका फिजिकली इसका मतलब समझो, थिंक एक P फॉर्क है, इसके ऊपर हमने वैक्स लगा दी, इससे वैक्स लगा दी। वैक्स लगाने से पता है क्या होगा, ये थोड़ा हैवी हो जाएगा, इसकी जो साइड आर्म्स हैं, जो वाइब्रेटिंग आर्म्स हैं इसकी, ये हैवी हो जाएंगी, तो इसको वाइब्रेशन करने में डिफ़िकल्टी होगी। याद रखिए वैक्स लगाने से इसकी फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, फ्रीक्वेंसी मस्ट डिक्रीज। ओके, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी 500 है या 490 है मुझे नहीं मालूम, जो भी फ्रीक्वेंसी है इसकी वो कम हो जाएगी P फॉर्क की। ठीक है, तो सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी कम होके बन गई N1। ओके, लेट N1 इज़ अ न्यू फ्रीक्वेंसी आफ्टर वैक्सिंग। वैक्स लगाने के बाद जो P फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है कितनी हो गई, N1 हो गई। लेकिन Q फॉर्क की फ्रीक्वेंसी आपको याद है 495 है, वो उतनी की उतनी रहेगी। तो एक 495 हर्ट्स का फॉर्क है और एक, अभी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ले ली मैंने, N1 ले ली। याद रखो वैक्स लगाने से फ्रीक्वेंसी कम होती है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि जो ट्यूनिंग फॉर्क है ना उसको फाइल्ड किया है, फाइल्ड, इट्स ऐसे लिखा है P फॉर्क इस फाइल्ड। फाइल किया मतलब तो घिस दिया है उसको, ऐसे फाइलर लेके घिस दिया है, घिसने से ये हल्का हो जाएगा और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। फिर फाइलिंग करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है इस फॉर्क की, और वैक्स लोड करने से फ्रीक्वेंसी कम होती है। कीप इट इन माइंड। सो एक की फ्रीक्वेंसी 495 है विच इज़ एक्चुअली Q फॉर्क, और P की फ्रीक्वेंसी अभी चेंज होके N1 हो गई है। ठीक है, अब P और Q को अगर वापस हमने साउंड किया एक साथ ऐसे, तो अब लिख रहा है कि जो 3 बीट्स आ रही हैं, 3 बीट्स आर कमिंग पर सेकेंड। दैट मीन्स इन दोनों में जो डिफरेंस है N1 माइनस N2, ये जो डिफरेंस है इट इज़ 3। ओके, बीट फ्रीक्वेंसी इज़ 3 ना। अब मुझे वापस ये नहीं मालूम है कि N1 बड़ा है कि एक्चुअली 495 बड़ा है, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस माइनस लिखूँगा। अगर N1 बड़ा है तो +3 आएगा, अगर 495 एक्चुअली बड़ा है तो -3 आएगा। इसमें से आप N1 निकालो, इसको जो शिफ्ट करो तो इस 495 प्लस और -3, 495 प्लस 3 विल बी 498 एंड 495 माइनस 3 विल बी 492 हर्ट्स। तो ये P फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है आफ्टर वैक्सिंग, इनमें से एक होगी कोई, मतलब दोनों फ्रीक्वेंसी तो नहीं हो सकती P की। ठीक है, अब इनमें से कौन सा सही है वो भी देख लेंगे। बिफोर वैक्सिंग मैंने ये बताई थी, इन दोनों में से एक। अगर ऐसे मान लें कि इसकी फ्रीक्वेंसी पहले 490 थी P फॉर्क की, 490 से 492 हो गई या 498 हो गई, ये तो बढ़ गई ना। 490 से बढ़ के 492 हो गई या 498 हो गई, मतलब बढ़ गई। वैक्स करने में बढ़नी नहीं चाहिए, वैक्स लगाने पे फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। तो ज़रूर इसकी पहले फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्स होगी, 500 से 498 हो गई, हाँ मतलब कम हो गई, या 500 से चलो 492 मान ले तो भी कम हो गई। ठीक है, तो मतलब पहले फ्रीक्वेंसी कंफर्म है ना कि 500 थी, तो 500 हर्ट्स इज द आंसर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द P फॉर्क बिफोर वैक्स अप्लाइड वॉज 500 एंड आफ्टर वैक्स अप्लाइड इट मस्ट बिकम 498, नॉट 492 एक्चुअली। 2 कम हो गई, 500 से 498, तो ये कम हो गई 2, इसलिए बीट्स भी 2 चेंज हो गए, 5 बीट्स से 3 बीट्स हो गए।
सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है आपका, ठीक है। सो हेयर वी कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ बीट्स। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया। अगर आपके कुछ और डाउट्स हैं फिजिक्स से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या ईमेल करके बोल सकते हैं। विल डेफिनेटली सॉल्व द डाउट्स फॉर यू। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय।